Okay, all right. So, yesterday we have discussed दो current affairs. First of all, organic fisheries cluster, and second of all, रूरल इकोनॉमी. ठीक है. रूरल इकोनॉमी के लिए मैंने आपको एक वो होमवर्क भी दिया था कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आप पढ़ के आएंगे इंडिकेटर्स. पढ़ लिए थे? गुड. ऑल राइट. सो कल हम एक पॉइंट बीच में पढ़ रहे थे रूरल इकोनॉमी के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का. फॉर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या एमपीआई हमने कहा इंडिया इसका रिपोर्ट और नेशनल कंपैरिजन अलग से बनाता है. ठीक है. यस. कौन प्रिपेयर कर रहा था वो रिपोर्ट? नीति आयोग. सो फॉर नीति आयोग वी हैव डिस्कस्ड कि नीति आयोग ने 12 इंडिकेटर्स रखे हुए हैं जिसमें 2 एडिशनल इंडिकेटर्स दैन द इंटरनेशनल इंडिकेटर्स आर मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन. ठीक है. अब ये 2023 का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बोलता है कि सॉरी ईयर 2000 से लेकर 2023-24 तक इंडिया ने 13 करोड़ पीपल को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाल लिया. ठीक है. ये रिपोर्ट आया कि 13 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाल लिया. ठीक है. अब जो 10 इंडिकेटर्स आपने नाम लिखे हैं, ठीक है, या इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से 12 इंडिकेटर्स. ठीक है. अब मान लीजिए आपको सवाल आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बाय नीति आयोग 13 करोड़ पीपल हैव एग्जिटेड फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट पॉइंट आउट द गवर्नमेंट मेजर्स दैट व्हाट आर द स्टेप्स taken by government so that this multi-dimensional poverty is declined in India. अगर ऐसा सवाल आ जाता है कि भाई 13 करोड़ लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकल गए हैं, तो बताइए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकालने के लिए. ठीक है. तो जो आपने 12 इंडिकेटर्स याद किए, उन 12 के 12 इंडिकेटर्स का एक एक स्कीम भी लिखाएंगे, आपका आंसर बन जाएगा. ठीक है. से फॉर एग्जांपल कुकिंग गैस, गवर्नमेंट कहते कि हमने लोगों के घरों में कुकिंग गैस प्रोवाइड किया विद द हेल्प ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना. ठीक है. देन हमने इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउसेस किया, उजाला योजना. ठीक है. बैंक अकाउंट्स बना के दिए, जनधन योजना. ठीक है. मैटरनल हेल्थ पर काम हो रहा है, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 जो अभी हमने बजट में भी पढ़ा था. तो इस तरीके से आप एक एक स्कीम भी कोट कराएंगे, आंसर बन जाएगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया पिछले 5-7-10 सालों में जिससे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो 13 करोड़ लोग उस पॉवर्टी से निकल गए. और ये अच्छी बात है. अगर हम कंट्री वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इंडिया इज द emerging market economy. Why India is called as emerging market economy? हाँ, ग्लोबली इंडिया को कहा जा रहा है कि इंडिया इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है. उसके 2 रीज़न हैं. एक तो हाँ, इंडिया वो हमें फर्स्ट नंबर आने का बहुत जल्दी है हमें फर्स्ट आना है, हमें फर्स्ट आना है. ठीक है. बट चलो एटलीस्ट जिस पार्ट में फर्स्ट आ गए, पॉपुलेशन में फर्स्ट आ गए, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन बन गए. ठीक है. अब इसमें ना एक थ्योरी है. इसमें थ्योरी ये है कि ज़्यादा नेगेटिव ना देखा जाए, इसका हम पॉजिटिव देख सकते हैं साइड. और जो डेवलप्ड नेशंस हैं, एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ बता रहे हैं. इफ इंडिया हैज दिस मच ऑफ पॉपुलेशन, यस, एंड इंडिया इज टू गोइंग टुवर्ड्स इन डेमोग्राफिक डिविडेंड. ठीक है. एक पॉइंट
डेमोग्राफिक डिविडेंड। व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड? हाँ जी, हाँ, यंग पॉपुलेशन का पैरामीटर क्या है? ठीक है, ऐसे तो 60 साल वाले अंकल भी बोलते हैं दिल जवान होना चाहिए। 18 to 35। जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 15 to 59 है। ये एज ग्रुप है वर्किंग पॉपुलेशन का। यंग पॉपुलेशन का एज ग्रुप क्या रखा जाता है? 18 to 35। ठीक है, मतलब वो वर्क लायक भी हो गए हैं, वो मेजर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। उनका वो पॉइंट भी नहीं आता कि चाइल्ड लेबर फलाना धमकाना। ठीक है, ऐसे मत मुझे देखा करो कि सर जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो आप फलाना धमकाना बोल देते हो। अरे मतलब फलाना धमकाना वो इसलिए, वो मेरे पर्सनल पॉइंट्स हैं, उसको ना आप चेंज कर सकते, ना मैं कभी जिंदगी में खुद चेंज कर पाया। ठीक है, एक बंदा या एक बच्चा नौकरी कर रहा है, उसको जरूरत है इसलिए नौकरी कर रहा है। ठीक है, उसके राइट्स रूट्स बाद में देखेंगे, सीधी सी बात है। अगर इतना ही है तुम पाल लो उसको, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ जी, इसमें अधिकार बाद में देखेंगे। एक बच्चा नौकरी कर रहा है, उसकी मर्जी है इसलिए नौकरी कर रहा है, नहीं मर्जी उसको जरूरत है इसलिए नौकरी कर रहा है। ठीक है, वो तो जी पढ़ना चाहता होगा, भाई पढ़ना चाहता होगा, वो सरकारी स्कूल जाता है, स्कूल में किताबें फ्री हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म फ्री है, मिड डे मील में ब्रेकफास्ट भी दे दिया, लंच भी दे दिया, महाराष्ट्र वाले अंडे भी दे रहे हैं। ठीक है, और क्या रह गया? और हम ऑल सीजन की बोतल तले आना रहे। ठीक है, वो भी बच्चे खुद ले जाते हैं फ्लास्क में डाल के। वो आजकल लोग बच्चों को और फायदा हो गया, वो जब से वो स्टेनलेस स्टील वाली बोतलें चली हैं, और वो भी काम ठीक है, आइस डाल के ले जाओ ठंडी रहती है। तो अधिकार बाद में देखेंगे, तो प्लीज डोंट जज मी कि अगर मैं अधिकारों पे ऐसे बोल देता हूँ कि फलाना धमकाना, वो ठीक है, वो मेरे लिए है। आप पढ़ाई के मुताबिक पढ़ लिया करो कि क्या चीज़ है। ओके, सो फॉर यंग पॉपुलेशन, इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड में है हमारा यंग पॉपुलेशन इज मोर देन द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेंथ वाली बात है, और उसमें ये एक अच्छी स्ट्रेंथफुल बात आ जाती है कि हमने इतनी पॉपुलेशन को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाल लिया। ठीक है सर, ठीक है, तो ओके, चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अभी हम एग्रीकल्चर वाले ही कंटिन्यू कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के ही करंट अफेयर चल रहे हैं हमारे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। ठीक है, इसमें एक दो पॉइंट्स लिख लीजिए। किसान संयुक्त मोर्चा, किसान संयुक्त मोर्चा प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, किसान संयुक्त मोर्चा प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट अलोंग विद किसान मजदूर मोर्चा। ये दो पार्टीज के नाम हैं, या ये अपने आप को पार्टीज नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ये कहते हैं जी हम नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स पे काम करते हैं, तो आप इनको फार्मर्स सोसाइटीज़ का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, तो किसान मजदूर मोर्चा एंड संयुक्त किसान मोर्चा, हाँ एक ही बात है, संयुक्त किसान मोर्चा, किसान संयुक्त मोर्चा, तो इनके नाम नहीं आ रहे, ना ही हमको पूछे जाएंगे, बिकॉज गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम ये चीज़ें याद रखें। ठीक है, सो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस ने
अराउंड फरवरी 2024 के करीब प्रोटेस्ट शुरू किया अगेन शंभू बॉर्डर पर, ठीक है, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर जो दिल्ली को जा रहा है। अब यहाँ पे इनकी डिमांड्स क्या है? पहले 2020 में जब इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया था, वो कहते जी हमारी 3 बिल्स के अगेंस्ट लड़ाई थी, वो हमने पढ़े एग्रीकल्चर वाली क्लास में। एसेंशियल कमोडिटीज़ का बिल था, लीगलाइज करना था एमएसपी को, उसका बिल था, एंड ऑल, ठीक है। अब उस चक्कर में तो स्ट्रेंथफुली इन्होंने वर्क किया और वो 3 बिल तो वापस करवा लिए, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ 2021 जब अराउंड 19 या 20 नवंबर को गुरु नानक देव जी का हैप्पी बर्थडे आया था, ठीक है, क्या बोलते हैं, जयंती, प्रकाश पुरब, सॉरी, हाँ यस, वो मुझे नाम नहीं आ रहा था, हैप्पी बर्थडे भी ठीक है चलो। तो प्रकाश पर्व पे मोदी जी, उसमें भी अब पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं, है ना, एक मैसेज शो करना था कि एक तो ऑस्पिशियस ओकेजन ले लिया और मैं फार्मर्स की स्ट्रेंथ में खड़ा हूँ, तो ये पॉइंट शो करना था। चलो जी, उन्होंने कुछ अपने पॉलिटिकल एजेंडास पर वो तीनों बिल्स वापस ले लिए थे। अब दोबारा किसानों की डिमांड्स क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। व्हाट आर द डिमांड्स, व्हाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, और फार्मर्स के इस एजिटेटिव प्रोटेस्ट को देखकर पार्लियामेंट ने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई कि भाई अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आप कुछ सजेस्ट करो या फार्मर्स के साथ मिलो, उनकी डिमांड्स को समझो और डिमांड्स पर क्या वर्क किया जा सकता है वो बताओ हमें, ठीक है। जिसके चलते पार्लियामेंट्री कमेटी और एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो बना, ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार चरणजीत सिंह चन्नी, ठीक है, एमपी लोकसभा, इनके चेयरमैनशिप में ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, ठीक है। नाउ व्हाट आर द प्रेजेंट डिमांड्स, तो प्रेजेंट डिमांड्स क्या हैं वो पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीगलाइज एमएसपी, फर्स्ट ऑफ ऑल लीगलाइज एमएसपी, एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, ठीक है। पहली डिमांड क्या है फार्मर्स की, लीगलाइज किया जाए एमएसपी को। नाउ एमएसपी दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सबसे पहले एमएसपी कैसे कैलकुलेट होता है वो समझ लेते हैं, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि ये लीगलाइज करने वाले फंडा उठाया क्यों गया, ठीक है। सो अगर आपको याद हो तो हमने एग्रीकल्चर वाली क्लास में पढ़ा था कि सर 1965 में बनाया गया था CACP, दैट इज कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइजेस। तो 1965 में बनता है कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइजेस, जिसके चलते सरकार ने इस कमीशन का ये ड्यूटी लगाया कि सर आप एमएसपी डिसाइड करोगे, ठीक है। एमएसपी को डिसाइड करेंगे, सिर्फ ये एमएसपी डिसाइड करेंगे, अनाउंस नहीं करेंगे, ठीक है। अनाउंस करने के लिए एक और कमेटी बनाई, दैट इज CCEA, दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करें जब भी प्रीलिम्स में आपको ऐसा सवाल आ जाता है कि सर कौन डिसाइड करेगा, डिसाइड मीन्स कैलकुलेशन, कौन कैलकुलेट करेगा कि एमएसपी कितना होना चाहिए, और कौन अनाउंसमेंट करेगा कि इतना एमएसपी डिसाइड किया गया है,
ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, पॉलिटी का आपका क्लास हो गया है, तो आई गेस आपको कैबिनेट का मतलब पता होगा कि कैबिनेट मंत्री कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो कैबिनेट मंत्रियों की एक कमेटी बनाई इकोनॉमिक अफेयर्स पर, ठीक है। इस कमेटी के हेड कौन है? अब क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं तो ऑब्वियसली पीएम होंगे, तो पीएम ऑफ इंडिया इस कमेटी को हेड करते हैं, ठीक है, जो अनाउंस करेगी एमएसपी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। हाँ जी मान साहब, लेट हो गए? बस बस चलिए, नाउ एमएसपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 1965 में जब ये कमेटी बनाई गई या ये कमीशन बनाया गया सीएसीपी, इन्होंने कुछ मेथड्स बताए एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए। एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए जो इन्होंने मेथड्स बताए, सबसे पहले A2, वेयर A2 इज ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट फॉर इनपुट्स, ऑल डायरेक्ट costs related to all inputs। एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो कॉस्ट चेक की जाएगी वो सारे इनपुट्स की कॉस्ट होगी। सीड्स कितने के खरीदे, इरिगेशन चैनल्स कितने के लगाए, ठीक है, फर्टिलाइजर्स कितने के खरीदे, पेस्टिसाइड्स कितने के खरीदे, या हार्वेस्टिंग के लिए, हाँ जो भी हमें हार्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा पड़ा। मान लीजिए कोई स्मॉल फार्मर है, उसने फसलों की कटाई करनी है बट उसके पास कंबाइंस या थ्रेशर्स अवेलेबल नहीं है, तो उसने कंबाइन या थ्रेशर्स रेंट पे लेके आया, वो उसका भी कॉस्ट, ये सारा कॉस्ट उसको जो भी इनपुट्स का कॉस्ट पड़ा, फ्रॉम सोइंग टू कल्टीवेशन, सारी इनपुट्स की कॉस्ट वो आ गई A2 में। इसके बाद दूसरा A2 प्लस FL, तो A2 के साथ ऐड कर देंगे इम्प्यूटेड वेजेस ऑफ फैमिली लेबर। FL स्टैंड्स फॉर फैमिली लेबर, ठीक है। अब ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं उन्होंने शोर मचाया, जब A2 कोस्ट डिसाइड होनी शुरू होगी ना, तो स्मॉल फार्मर्स ने शोर मचाया कि सर जो लार्ज फार्मर्स हैं वो तो हायर्ड लेबर को काम पे लगाते हैं और वो उनको वेजेस देते हैं, तो वो हायर्ड लेबर को काम पे जो लगा रहे हैं उसके वेजेस को भी वो अपनी कॉस्ट में यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। हमने अपनी फैमिली मेम्बर्स को ही एग्रीकल्चर फील्ड्स में एम्प्लॉय किया हुआ है, तो हमें कोई उनको कॉस्ट नहीं देना पड़ता, तो हमारे लिए कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। तो जो डिफरेंस है कॉस्ट का वो बढ़ जाता है, ठीक है। लार्ज फार्मर ने भी इसका शोर मचाया। लार्ज फार्मर कहते कि अगर हमारी कॉस्ट है से मान लीजिए 20 रुपये पर किलोग्राम ऑफ वीट, क्योंकि हम हायर्ड लेबर वाले काम पे लगाते हैं, बट जहाँ पर स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स लगाते हैं अपने फैमिली लेबर को, उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, तो उनकी कॉस्ट रह जाती है मान लीजिए 15 रुपये पर किलोग्राम ऑफ वीट, ठीक है। अब सीएसीपी जब ये डिसाइड करेगा या कैलकुलेट करेगा वो तो नेशनल एवरेज के अकॉर्डिंग करेगा, तो फिर नेशनल एवरेज कम रह जाती है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स ने अपने फैमिली लेबर को लगाया हुआ है काम पे जिसका उनको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए सीएसीपी वाले कहते हैं फिर हम ऐसा करते हैं, चलो हम फैमिली लेबर का भी इम्प्यूटेड वेजेस ऐड कर देते हैं। इम्प्यूटेड वेजेस मतलब कैलकुलेटेड मार्केट वेजेस, कैलकुलेटेड मार्केट वेजेस, जितने के मार्केट वेज रेट चल रहे हैं वो आप ऐड कर देंगे फैमिली लेबर के A2 में, ताकि जो कॉस्ट डिफरेंसेस हैं लार्ज फार्मर के और स्मॉल फार्मर के वो सेम हो जाए, ठीक है। हाँ जी, जो लेट आए हैं उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया गया एग्रीकल्चर रिफॉर्म सजेस्ट करने के लिए,
ठीक है, जिसके हेड बने सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी। ठीक है, तो पहले उसके पहले हम ये समझ रहे हैं कि क्यों कमेटी ये बनी, क्यों कमेटी बनी? कहते जी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसके लिए कमेटी बनी। फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? कहते हैं फार्मर्स की कुछ डिमांड है। क्या डिमांड है? सबसे पहली डिमांड है लीगलाइज करो एमएसपी को। ठीक है, तो उसमें पहले एमएसपी समझ रहे हैं कैलकुलेट कैसे होती है, ताकि क्यों लीगलाइज करना है वो फंडा समझ आ जाए। ठीक है, तो एमएसपी को कैसे डिसाइड किया जाता है वो हमने कहा जी कि 1965 में सीएसीपी नाम का कमीशन बना था, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, जो एमएसपी कैलकुलेशन करता है और ये रिपोर्ट सबमिट करता है सीसीईए को। सीसीईए क्या करेगा? ये अनाउंस करेगा, मतलब ये अपने गजट में निकाल के ये बात बता देगा कि कितनी एमएसपी रखी गई है। ठीक है, सीसीईए क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, क्योंकि ये कैबिनेट मंत्रियों की कमेटी है तो प्रधान कौन बन गए? पीएमजी। ठीक है, चलिए देन हमने कहा कि एमएसपी को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले कौन सी कॉस्ट चेक करेंगे? ए2। ए2 क्या है? ऑल डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? जो कैश में पे की गई। डायरेक्ट कॉस्ट इज द पेमेंट पेड इन कैश। तो जो कैश में पेमेंट की है सारे इनपुट्स की, ठीक है, सारे इनपुट्स फ्रॉम सोइंग टू कल्टीवेशन, सारे के सारे इनपुट्स सोइंग से लेके, ठीक है, जब कोई बीज बीजना है उससे लेके फसल की कटाई तक जितना भी खर्चा आया, ठीक है, वो सारा आपको करना पड़ेगा यहाँ पे काउंट। पर जी रिपेयर्स एंड ऑल, हाँ वो नहीं काउंट करेंगे। वो यहाँ पे ना पॉइंट क्या है कि वो उस टाइम के जो सीएसीपी ने अनाउंसमेंट की डिसाइड किया है वो उसी ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं कि क्या उस ईयर उन्होंने काउंट किया था या नहीं किया। प्रेजेंट ईयर की अगर हम बात करें तो 2023-24 का, सॉरी अभी 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे, 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि सीएसीपी ने रिपेयर्स, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल, जो हमने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था ना, एमआरओ, मेंटेनेंस रिपेयर्स एंड ओवरहॉल, तो ये खर्चे को उन्होंने यहाँ पे ए2 में ऐड किया है। ठीक है, इस साल का इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है। तो अगर आपको इस साल ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्या रिपेयर्स वगैरह ऐड होते हैं, तो हाँ जी सही होते हैं, वो हमें इस साल के इकोनॉमिक सर्वे पे रिलाई करना है। ठीक है, ओके सर, ठीक है। नाउ तो दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा A2 प्लस FL। A2 प्लस FL क्या है कि कहते लार्ज फार्मर्स ने ये शोर मचाया कि सर जो स्मॉल फार्मर्स है ना वो फैमिली लेबर को काम पे लगाते हैं, तो क्योंकि उन्होंने फैमिली लेबर को काम पे लगाना है उनको उनकी कोई कॉस्ट नहीं पड़ती, कैश में तो देना नहीं है उनको कुछ रेंट या कोई वेजेस। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो वेजेस नहीं पे किए तो कॉस्ट कम हो जाती है स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स की। जो लार्ज फार्मर्स हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा लगती है क्योंकि वो हायर्ड लेबर काम पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वो कॉस्ट में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो वो कॉस्ट के डिफरेंस ना आए तो कहते हैं जो इम्प्यूटेड वेजेस बनते हैं, जो मार्केट में कैलकुलेटेड वेजेस बनते हैं फैमिली लेबर के भी, वो भी ऐड कर दो A2 में, A2 प्लस FL। ठीक है, फिर इसके बाद पॉइंट आया C2। C2 क्या है? A2 प्लस FL प्लस एक्चुअल रेंट ऑन लैंड प्लस imputed इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यह है C2। ठीक है, अगेन स्मॉल फार्मर्स ने शोर मचाया, कहते सर आपने तो सिर्फ इनपुट्स की कॉस्ट को काउंट किया, हम बीज लेके आए, फर्टिलाइजर लेके आए, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, आपने रेंट नहीं हमें काउंट करने दिया। ठीक है, क्योंकि हम तो जो स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, तो हमने तो ज़मीन भी ठेके पे ले रखी है, तो वो हमारे ठेके का भी कॉस्ट पड़ता है। तो सरकार कहती ठीक है रोना नहीं तुमको C2 में जो तुमने रेंट पे किया है ज़मीन पर वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर लार्ज फार्मर्स आ गए लार्ज फार्मर रोने लगे, कहते सर हमने तो अपना पैसा खुद लगाया हुआ है,
फार्मिंग में। स्मॉल फार्मर या माध्यम फार्मर या मीडियम फार्मर क्या कर रहा है, वो तो पैसा भी आड़तीय से लोन लेके आता है और जो आड़तीय को ब्याज भरता है दैट इज इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट को वो इनपुट कॉस्ट में A2 में ऐड कर देता है। हम कहाँ जाएं? सरकार कहती कोई बात नहीं, रोना नहीं। लार्ज फार्मर्स को बोला कि अगर तुमने अपना पैसा फार्मिंग में यूज किया हुआ है तो उसका जो इम्प्यूटेड इंटरेस्ट बनता है, ठीक है, वो भी तुमको ऐड करने देंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से A2 प्लस FL प्लस एक्चुअल रेंट ऑन लैंड एंड प्लस इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑन द ओन कैपिटल, इससे डिसाइड होता है C2। क्लियर? सो नाउ इट इज अप टू द विल ऑफ द CCEA। CCEA कहता है, ये समझ आ गया, A2 FL C2 क्लियर है? यस? हाँ जी, कोई ऐसा जिसको ना समझ आया हो? ये जो भी आपको रेंट पे करना पड़ा, मान लीजिए एक स्मॉल फार्मर है, उसने 5 एकड़ जमीन को रेंट पे लिया, ठीक है, जिसके बदले में उसको से 40,000 रुपये 50,000 रुपये रेंट भरना पड़ता है। ठीक है, तो उसको वो रेंट का जो कॉस्ट है वो ऐड करने दिया प्रोडक्शन कॉस्ट में, वो एक्चुअल रेंट ऑन द लैंड। ठीक है, अब यहाँ पे यही बता रहा हूं मैं कि अब यहाँ पे जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, सबसे पहले वो हमें 23 क्रॉप्स पे प्रोवाइड कर रही है MSP। ठीक है, इनमें से 22 क्रॉप्स जो हैं ये फूड ग्रेन्स हैं। हाँ जी, MSP समझ दिया। उस पे पहुंचते हैं उस पे, एक सेकेंड पहले ये समझ लो। 23 क्रॉप्स पे MSP प्रोवाइड किया जाता है, सरकार अनाउंस करती है 23 क्रॉप्स पे MSP, जिनमें से 22 क्रॉप्स फूड ग्रेन्स हैं, एक क्रॉप कैश क्रॉप है। ठीक है, ये कौन सा है? शुगर केन। ठीक है, शुगर केन के लिए अलग से लिखेंगे, इस पे MSP भी डिसाइड होता है और कल हमने पढ़ा था FRP भी डिसाइड होता है। ठीक है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइजेस भी डिसाइड होते हैं। कल पढ़ा था या पहले क्लास, लास्ट कभी क्लास में पढ़ा होगा? यस जी, बजट में पढ़ा था। यस, ऑल राइट। सो शुगर केन पर MSP भी डिसाइड होगा, FRP भी डिसाइड होगा। ठीक है, अब ये जो 22 क्रॉप्स हैं, इनमें से वीट है, पैडी है, कुछ मिलेट्स के टाइप्स हैं जैसे कि ज्वार, बार्ले, ठीक है, जिसको मेज कहते हैं, मेज या बार्ले। ठीक है, कुछ पल्सेस के टाइप्स हैं और कुछ टाइप्स हैं ऑयल सीड्स की। ठीक है, ऑयल सीड्स में एक जो नाम ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, नाइजर सीड्स का। नाइजर सीड्स, या हिंदी में हम इसको जानते हैं राम तिल के नाम से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था 2023 में, UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, 6 ऑप्शंस दिए हुए थे किन किन पे MSP मिलता है। ठीक है, ऐसा। नाउ इट इज अप टू द विल ऑफ CCEA कि इन 23 क्रॉप्स पर जो MSP प्रोवाइड करनी है वो A2 प्लस FL करनी है या C2 करनी है। ये CCEA के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि 2002 में स्वामीनाथन जी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया MSP में चेंजेस करने के लिए, जिसको हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्वामीनाथन रिपोर्ट ये कहता है कि सर इट इज नॉट अप टू द विल ऑफ CCEA कि आप कितना MSP प्रोवाइड करोगे। आप क्या करो, आप C2 MSP ही प्रोवाइड करो, बट C2 MSP जो प्रोवाइड करते हो क्या उससे फार्मर को कोई प्रॉफिट हुआ? C2 में तो सारी कॉस्ट ही आ गई। ठीक है, एडिशनल प्रॉफिट्स नहीं हुए फार्मर को।
ठीक है। तो फार्मर को एडिशनल प्रॉफिट प्रोवाइड करने के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन दिया कि कितना एमएसपी डिसाइड करो, C2 प्लस 50% एक्स्ट्रा, ताकि फार्मर्स को इनकम मिले। मान लीजिए C2 कैलकुलेट किया गया से 15 रुपये पर किलोग्राम ऑफ वीट C2, तो एमएसपी कितना डिसाइड होना चाहिए, 7.5 रुपये एक्स्ट्रा, तो 22.5 रुपीज़ एमएसपी पर किलोग्राम ऑफ वीट डिसाइड किया जाए। ऐसा रेकमेंड किया स्वामीनाथन कमीशन ने, ठीक है, या स्वामीनाथन रिपोर्ट ने, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्वामीनाथन रिकमेंडेशंस बताओ, ठीक है। अब ये रिकमेंडेशंस मानी नहीं गई, बट गवर्नमेंट जब भी अनाउंस करते हैं एमएसपी, ठीक है, वो ये बोल देते हैं कि हमने कॉस्ट का 50% एक्स्ट्रा एमएसपी डिसाइड किया है। जब भी आप कोई लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे जिसमें एमएसपी डिसाइड किया जाता है, ठीक है, अभी अप्रैल में जैसे एमएसपी डिसाइड हो जाएगा फॉर पैडी, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे या करंट अफेयर पढ़ेंगे या फिर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा आएगा कि जितना भी एमएसपी डिसाइड किया गया, मान लीजिए बासमती राइस का एमएसपी डिसाइड कर दिया 7,000 रुपीज़ पर क्विंटल, तो ब्रैकेट में लिखा होगा गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड द एमएसपी ऑन कॉस्ट ओवर 50% एक्स्ट्रा। रिकमेंडेशन नहीं मानी तब उस टाइम पे, अब प्रेजेंट गवर्नमेंट C2 प्लस 50% ही एमएसपी डिसाइड करती है, ठीक है, बट नॉट ऑन ऑल क्रॉप्स, मेनली ऑन व्हीट एंड पैडी। बाकी सब पे मोस्टली A2FL ही चलता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आ रहा आपको कि हाँ जी किस पर A2FL और किस पे C2 का एमएसपी मिलता है, ये नहीं आएगा, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि C2 का मीनिंग क्या है, A2 का मीनिंग क्या है, A2 प्लस FL का मीनिंग क्या है, या C2 प्लस 50% का रिकमेंडेशन किसने दिया था। क्लियर, ठीक है। अब एमएसपी का मीनिंग जैसा हमने क्लास में भी पढ़ा था कि एमएसपी वो गारंटीड प्राइस है जो फार्मर को तब मिलेगा जब फार्मर ने अपनी फसल सरकार को बेचनी है, ठीक है, प्लस ये वो मिनिमम प्राइस है जिस प्राइस के नीचे फार्मर अपनी फसल को खुद नहीं बेच सकता। खरीदने वाला चाहे इससे कम रेट डिसाइड करे, वो अलग बात है। फार्मर ये नहीं बोलेगा मार्केट में जाके कि एमएसपी डिसाइड हुआ है वीट का से 22 रुपये किलोग्राम, पर मैं वीट बेचने को तैयार हूँ 20 रुपये किलोग्राम पे, वो ये खुद नहीं कर सकता। जो खरीदने आया है वीट, वो चाहे फार्मर को बोल दे कि नहीं भाई मैं तो वीट जो है 20 रुपये किलोग्राम पे खरीदूंगा, एमएसपी जो भी डिसाइड हुआ है मुझे नहीं कोई लेना देना। फार्मर खुद नहीं इस प्राइस से नीचे प्राइस पे बेचेगा, ठीक है। इस पे चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने के लिए हमने कहा जी APMCs बने हुए, वो हमने सारा एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में पढ़ा था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी बनी हुई है जो ये प्राइस में चेक बना के रखने की बात करेगी, ठीक है। नाउ एमएसपी पर अगर सरकार फसल खरीद लेती है तो फिर वो एमएसपी को हम क्या बोल देते हैं, वही एमएसपी बन जाता है प्रोक्योरमेंट प्राइस, ठीक है। और ये प्रोक्योरमेंट करने का जो सारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो किसके पास हैं, FCI के पास, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास। हाँ जी, नहीं, वो टोटल 1.5 है कि जितना ओवरऑल उनका कॉस्ट बनता है, ठीक है, जितना कॉस्ट बनता है उसका 1.5, तो वही बात हो गई C2 का एडिशनल 50%। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, डिमांड यही है। गवर्नमेंट कहती मैं वीट और पैडी पर ये चीज कर रही हूँ, नहीं, वो पॉइंट पता क्या है, गवर्नमेंट कहती है कि हम C2 प्लस 50% का जो पॉइंट देते हैं, पैसा देते हैं, वो वीट और पैडी के लिए देते हैं, सारी क्रॉप्स पे नहीं देते। वो लीगलाइज, अब वो पॉइंट समझेंगे कि लीगलाइज करना है जो एमएसपी को, ठीक है। एक सेकंड ये वाला पॉइंट पूरा कर लें ताकि उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता इस पॉइंट का। चलो, तो जब गवर्नमेंट एमएसपी
पर फसल खरीद लेगी, और फसल खरीदने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसी किसको बना दिया? एफसीआई को, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। तो फूड कॉरपोरेशन वाले जब किसान से एमएसपी पर फसल खरीदेंगे तो वो उसी प्राइस को, फिर एमएसपी को क्या नाम दे दिया जाएगा? प्रोक्योरमेंट प्राइस का। ठीक है, ये सारा पॉइंट क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे कि सर अब जो पॉइंट है, जो डिमांड है एमएसपी को लीगलाइज करने की, वो आई क्यों? वो आई इसलिए कि सरकार ये अनाउंस करती है जब कि हम एमएसपी डिसाइड कर रहे हैं, वो कह देते हैं कि हम C2+50% पे एमएसपी डिसाइड करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम C2+50% पे दो ही फसलों पे एमएसपी डिसाइड होती है, व्हीट और पैडी। ठीक है, गवर्नमेंट को फार्मर्स ये कह रहे हैं कि हमारी डिमांड है भाई कि 23 क्रॉप्स पर आप C2+50% एमएसपी प्रोवाइड करो। ठीक है, प्लस इसका एक एक्ट पास हो पार्लियामेंट में, जिससे अब ये फार्मर का लीगल राइट बन जाए कि सारी 23 की 23 क्रॉप्स पर C2+50% एमएसपी मिले, और अगर जिस भी मंडी में हमें इतना एमएसपी नहीं मिला, हम केस कर सकते हैं। तो लीगल राइट बनाया जाए एमएसपी को, पहली डिमांड है ये। ठीक है, दूसरी डिमांड यूनिवर्सल बेसिक, ये पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन या कोई डाउट? डन, ओके। सेकंड डिमांड बाय द फार्मर्स, यूबीआई फॉर फार्मर्स एज पेंशन। यूबीआई स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ठीक है, जैसे ही फार्मर्स 60 ईयर्स ऑफ एज या अबव हो जाते हैं तो उनको एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलनी शुरू हो पेंशन के रूप में। व्हाट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम? जिसमें आपने बिना किसी कैटेगराइजेशन, बिना किसी डिफरेंशिएशन के सारे फार्मर्स को ऑल इंडिया इतना अमाउंट तो प्रोवाइड करना ही करना है, विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं होगी उस पर कि ये पैसा आप कहाँ इस्तेमाल करोगे, ये आप उनको एक यूनिवर्सल पेंशन के रूप में इनकम प्रोवाइड करोगे। कितना डिमांड किया गया है? ये डिमांड थोड़ी सी खराब है, 20,000 रुपीज पर मंथ, 60 ईयर्स और अबव। ये थोड़ी सी टेढ़ी डिमांड है। ठीक है, ये डिमांड है एक। थर्ड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पर भी एमएसपी मिलना शुरू हो। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पर भी एमएसपी मिलना शुरू हो। इसका मतलब क्या है? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को भी गवर्नमेंट परचेज करे बफर स्टॉक के रूप में। व्हीट और पैडी पर गवर्नमेंट अगर एमएसपी प्रोवाइड करती है तो गवर्नमेंट बफर स्टॉक के रूप में व्हीट और पैडी परचेज भी करती है। ठीक है, वेजिटेबल्स पर भी, अगर फ्रूट्स पर भी एमएसपी प्रोवाइड होना शुरू होगा तो गवर्नमेंट को बफर स्टॉक के लिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी खरीदना पड़ेगा। इसकी डिमांड लास्ट ईयर आई। लास्ट ईयर डिमांड क्यों आई ऐसी? कहते हैं जी फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बट ये फूड इन्फ्लेशन जो ज़्यादा है ये ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर है, ये ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर है। अगर हम टमाटो की बात करें, जून 2024, जुलाई 2024 में जब कंज्यूमर के लिए ऑन इंडिया एवरेज प्राइस जो चल रहा था वो था लगभग 90 to 95 रुपीज़ पर किलोग्राम ऑफ टमेटो, वहीं फार्मर को इसके अगेंस्ट, जब फार्मर अपना प्रोडक्ट बेच के आ रहा था मार्केट में या मंडी में, फार्मर को इसके अगेंस्ट मिल रहे थे 42 to 43 रुपीज़ पर किलोग्राम, मतलब नियर टू हाफ। ठीक है, फार्मर को मिल रहा है आधा रेट, कंज्यूमर को पे करना पड़ रहा है डबल रेट। ठीक है, और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या है? सीपीआई भाग रहा था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भाग रहा था। हमने कहा जी फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा आरबीआई,
वो सारा हमने मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो इसलिए ये भी एक डिमांड आई कि गवर्नमेंट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का बफर स्टॉक परचेज करना शुरू करे, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पर भी एमएसपी मिलना शुरू हो, ताकि फार्मर्स को भी एक गारंटीड प्राइस मिले जब भी गवर्नमेंट उनसे वेजिटेबल्स फ्रूट्स परचेज करेंगे, और कंज्यूमर को भी थोड़े लेसर प्राइजेस पर मार्केट में अवेलेबिलिटी हो बेसिक वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की। तो एक ये डिमांड आया, ठीक है। देन इसके बाद डिमांड आया यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस का। यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस का, जिसमें के जो फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया? हाँ, लेस देन, यस, लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ जमीन अवेलेबल है जिनके पास, और मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ जमीन अवेलेबल है, और मीडियम फार्मर्स लेस देन 7 हेक्टेयर्स, ठीक है, मोर देन 7 हेक्टेयर्स लार्ज फार्मर्स। ये बाइफर्केशन है अकॉर्डिंग टू दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे, ये इस साल का इकोनॉमिक सर्वे बोलता है, ठीक है। तो अगर आप मेंस में आंसर लिखेंगे, ये अगर यहाँ जहाँ किसी आंसर में आपको ये कोट करना पड़ गया कि स्मॉल फार्मर ये होता है जी, मार्जिन फार्मर ये होता है, तो ब्रैकेट में ये भी लिखा ना अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, ठीक है, टू मोर सब्सटैंशिएट योर आंसर कि हाँ जी हमने जो डेटा लिखा है वो सोर्स बैक्ड डेटा है। क्लियर? चलिए, तो स्मॉल फार्मर है जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ जमीन है, मार्जिन फार्मर जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ जमीन है, और मीडियम फार्मर जिसके पास लेस देन 7 हेक्टेयर ऑफ जमीन है। अब डिमांड क्या है? यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस का, ठीक है। कहते जी जहां तक स्मॉल फार्मर्स की बात है, मतलब वो सारे फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम तक की जमीन है, उनका फ्री क्रॉप इंश्योरेंस गवर्नमेंट करके देगी, और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के नाम पे होनी चाहिए। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के नाम पर स्कीम होनी चाहिए कि 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भरे, 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट भरे, ऐसा डिमांड है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट क्या है? प्रेजेंटली हमारे पास क्रॉप इंश्योरेंस के लिए एक स्कीम चल रही है, किस नाम से? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रेजेंटली हमारे पास एक स्कीम चल रही है क्रॉप इंश्योरेंस के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। ये लॉन्च किया गया था 2016-17 में, 2016-17 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ही है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ही है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट कहते कि क्रॉप इंश्योरेंस हम प्रोवाइड करते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस जो प्रोवाइड किया जाता है उसमें 2% प्रीमियम, हाँ जी, फार्मर पे करेगा 2% प्रीमियम फॉर खरीफ क्रॉप्स, फार्मर ही पे करेगा, और रबी क्रॉप्स का ये कितना है? 1.5% प्रीमियम जो है वो है रबी क्रॉप्स का, जो कि फार्मर ही पे करेगा, ठीक है। प्रीमियम क्या होता है? किश्त। तो जितने भी किश्त है उसका 2% खरीफ क्रॉप्स के लिए, ठीक है, मतलब समर सीजन के क्रॉप्स। बैठ गई? चलो, तो 2% प्रीमियम खरीफ क्रॉप्स के लिए मतलब समर सीजन के क्रॉप्स, और 1.5% प्रीमियम रबी क्रॉप्स के लिए मतलब विंटर सीजन के क्रॉप्स। इनका प्रीमियम, इनकी किश्त फार्मर खुद पे करेगा, और बाकी का जो रिमेनिंग है 98 या 98.5% वो सेंट्रल गवर्नमेंट 60% पे करेंगे, 40% स्टेट गवर्नमेंट पे करेगा। तो अब फार्मर ये डिमांड कर रहे हैं कि ये हमें 2-1.5% भी ना पे करना पड़े,
ठीक है, तो ये कुछ डिमांड्स हैं। और जो सबसे ड्रास्टिक, सबसे सॉरी मैं ऐसा बोलना चाहूँगा, सबसे घटिया डिमांड जो है, ठीक है, वो है लिख लीजिए, एग्जिट फ्रॉम WTO। ठीक है, हाँ, जो स्मॉल फार्मर्स तक है, मतलब जिनके स्मॉल और मार्जिन दोनों आ जाएंगे ना उसमें, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम तक की जमीन है, उनको आप ये फ्री प्रोवाइड करो। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा खराब डिमांड है वो है कि जी WTO से आप बाहर निकल जाओ, मेक एन एग्जिट फ्रॉम WTO। ठीक है, ये डिमांड समझ नहीं आ रही। इसमें जो फार्मर का एजेंडा है वो एजेंडा है फॉर सब्सिडीज। हाँ जी, सेटल्ड। चलो कोई नहीं, कोई ऑल राइट, पढ़ लेते हैं जी, 10 तो बज गए वाले हैं। तो जो फार्मर्स का एजेंडा है कि WTO से एग्जिट लेना है, ये किस लिए? ताकि इंडिया को एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ना मानना पड़े। अगर फार्मर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर मानता है तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में सब्सिडीज़ वाला स्यापा आ जाता है कि जी ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ हैं या ब्लू बॉक्स सब्सिडीज़ हैं या फिर एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, MSP को हम कौन सी कैटेगरी में काउंट करते हैं? ब्लू बॉक्स या एम्बर बॉक्स? आना चाहिए एम्बर बॉक्स में, पर हमने WTO को कैसे ना कैसे बना के इसको ब्लू बॉक्स में रखा हुआ है। ठीक है, ब्लू बॉक्स क्या था? ट्रेड डिस्टोर्टिंग। एम्बर बॉक्स था ट्रेड प्लस प्रोडक्शन डिस्टोर्टिंग। तो हमने सिर्फ इसको ट्रेड डिस्टोर्टिंग वाली कैटेगरी में रखा हुआ है WTO को मिन्नता तरले करके। ठीक है, पर फार्मर्स कहते हैं कि जी WTO से ही निकल गए तो WTO की बातें मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो खुलेआम शरेआम जितनी सब्सिडी देनी है, जितना MSP प्रोवाइड करना है करो। ठीक है, तो ये कुछ डिमांड्स हैं प्रेजेंट फार्मर्स की। ठीक है, चलिए नाउ जो पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट है, रिपोर्ट बाय पार्लियामेंट्री कमेटी, ये रिपोर्ट सबमिट हुआ जनवरी में। जनवरी 2025 में कमेटी बन गया था लास्ट ईयर। रिपोर्ट उन्होंने लास्ट मंथ सबमिट किया है। तो रिपोर्ट क्या सजेस्ट करता है वो पढ़ते हैं आप, कि रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन दिए। अब ऑब्वियसली क्योंकि हेड जो हैं वो खुद पंजाब से हैं, हेड जो हैं वो खुद फार्मर हैं। ठीक है, बाकी भाई ने तो मंजे भी सिले हुए हैं है ना, डीजे का काम भी करता रहा मंजे चनवार पाਉਂਦਾ रहा ना चलिए कोई बात नहीं। तो रिकमेंडेशन भी बड़े खतरनाक हैं। ठीक है, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन लिखिए क्या रिकमेंडेशन दिए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, रिकमेंडेशंस लिखिए सबसे पहले। नाउ recommendations for by this parliamentary committee. First of all, legalize MSP on all 23 crops. Legalize MSP on all 23 crops. Second recommendation, paddy waste management. Paddy waste मैनेजमेंट। ठीक है, कहते जी दिल्ली वाले हम पे आरोप लगाते हैं पंजाब पे हरियाणा पे कि ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹੋ, ਧੂਆਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿਆਪਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ऑप्शन है नहीं गा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को अब रिकमेंडेशन दे रहे हैं पार्लियामेंट्री कमेटी वाले कि आप पैडी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए
₹2,000 पर एकड़ फंड्स प्रोवाइड करो, ठीक है, पर ईयर। ₹2,000 पर एकड़ पर ईयर प्रोवाइड करो ताकि हम पैडी वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छे से कर पाए, ऐसा रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया, ठीक। ओके, देन ये फार्मर्स को ही है कि ₹2,000 पर एकड़ पर फार्मर पर ईयर मिलने चाहिए ताकि वो अपनी पैडी वेस्ट मैनेजमेंट कर ले, ठीक है। एलोकेशन कैसे होगा? हाँ जी, क्या? अरे हम कह रहे हैं कि ये रिकमेंडेशन है पार्लियामेंट्री कमेटी का, रियलिटी में कैसे चल रहा है वो अलग बात है। ये तो अभी चन्नी जी बोल रहे हैं सरकार को कि ऐसा कर दो, वो है पंजाब गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है, वो पंजाब गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल पंजाब गवर्नमेंट को बोला कि आप पोल्यूशन को, क्लाइमेट चेंज को ज़्यादा हैम्पर ना हो, ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े आपके पैडी वेस्ट मैनेजमेंट का, क्योंकि पराली साड़ते हो जी धुआं हो जाता है, फलाना ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो उसके लिए आप उनको फंड्स एलोकेट करो, हम आपको पैसा देंगे, आप आगे अपने फार्मर्स को प्रोवाइड करो। तो पंजाब गवर्नमेंट की वो अपनी स्कीम है जो वो प्रोवाइड करते हैं। हाँ, वो पंजाब गवर्नमेंट अभी प्रोवाइड कर रही है। ये कह रहे हैं चन्नी जी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इसके लिए फंड्स एलोकेट करे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, इंक्रीज्ड एलोकेशन ऑफ पीएम किसान, इंक्रीज्ड एलोकेशन ऑफ पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। हाँ जी, क्या था पीएम किसान? हाँ जी, हाँ, ये थर्ड रिकमेंडेशन है, इंक्रीज्ड एलोकेशन ऑफ पीएम किसान। पीएम किसान लॉन्च हुआ था 2020 में, जिसमें गवर्नमेंट कहते कि फार्मर्स को कोई भी इनकम डिस्टोर्शंस ना सहनी पड़े, उनको कोई कैश के फ्लो में कोई डिस्क्रिपेंसी ना सहनी पड़े बिकॉज ऑफ कोविड टाइम पीरियड, तो हम ₹6,000 पर स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर प्रोवाइड करेंगे पर ईयर, ठीक है। तो ₹6,000 पर फार्मर पर ईयर, और ये पर हाउस होल्ड भी है, मतलब एक घर में एक ही किसान को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि एक घर में 2 किसान है जी, बाप बेटा दोनों किसान है, तो दोनों को ऐसा अमाउंट मिलेगा पर हाउस होल्ड, ठीक है। तो ₹6,000 पर ईयर। रिकमेंडेशन क्या आया है? कहते जी इसको इंक्रीज करके डबल कर दो, ₹12,000 कर दो, ठीक है। उन्होंने रिकमेंडेशन में कहा कि ₹20,000 प्रोवाइड कर दो यूबीआई, ठीक है। ये कहते हैं कि ₹12,000 कर दो, ठीक है। पर ये ठीक है, ये पर ईयर है। हाँ जी, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको नहीं मिलता, उनके लिए अब ये एक उस नेक्स्ट रिकमेंडेशन पढ़ते हैं। आप उसमें पॉइंट क्या है, जो ये स्कीम जब ओरिजिनली आया तो उसमें जो वर्डिंग लिखी आई वो आई स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर्स, आती है सबके खाते में, वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत है। मुझे ऐसा कोई नॉलेज ध्यान नहीं है, बाकी कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो मैं दोबारा क्रॉस चेक कर लूँगा। जहाँ तक मुझे ध्यान है कल शाम तक तो ऐसा कोई मैंने नहीं पॉइंट पढ़ा कि लैंडलेस फार्मर्स या मीडियम फार्मर्स या लार्ज फार्मर कोई फार्मर ऐड किया गया। जब ओरिजिनली ये स्कीम आया था तब यही कहा था कि स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। अब पैसा तो लार्ज फार्मर के अकाउंट में भी आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, जो उनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं सबके अकाउंट में पैसा आ रहा है,
तो इसलिए पैसा सबके अकाउंट में आ रहा है, तो ये ऐसे इम्प्लाई कर लिया गया कि हाँ जी लैंडलेस लेबर के अकाउंट में भी जा रहा है, मीडियम लेबर के भी अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। बट अगर ऐसे कोई पॉइंट है कि हाँ बाद में चेंज हुआ कि जिसके पास भी ज़मीन है उसके पास ये पैसा आएगा, तो वो मैं चेक कर लूँगा, एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, रिकमेंडेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स वेलफेयर का नाम चेंज करो और उसका एक नया नाम रखो, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स मिनिस्ट्री नहीं, सॉरी, ये डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री नहीं, ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मर्स वेलफेयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मर्स वेलफेयर का नाम चेंज करो और इसका नाम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ फार्मर्स फार्म लेबर एंड एग्रीकल्चर वेलफेयर, ये नाम करो, ठीक है। एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं मोंटेक सिंह आलूवालिया, जिसमें वो कहते हैं कि 1990 से लेकर 2010 तक इन 20 सालों में जो रियल वेजेस हैं रूरल लेबर के, उसमें जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो कितना है, 0.01% ओनली, ठीक है। दिस इज द रिपोर्ट बाय डॉक्टर मोंटेक सिंह आलूवालिया। ठीक है, मतलब अगर कोई फार्मर 300 रुपये दिहाड़ी अर्न करता है तो उसकी दिहाड़ी में हर साल 3 रुपये भी नहीं ऐड होते, 0.01% इंक्रीज है उनके रियल वेजेस में पिछले 20 सालों में, 1990 से लेकर 2010 तक, ठीक है। तो फार्मर्स वेलफेयर की कोई बात नहीं करता। और अगर हम प्रेजेंटली भी बात करें 2010 से लेकर 2023 तक, यहाँ पे जो एवरेज इंक्रीज है वो है लेस देन 2%। ये ऑल इंडिया एवरेज की बात है, ठीक है। पंजाब और हरियाणा के जो लेबर वाले हैं वो थोड़े खुशहाल लेबर वाले हैं, ठीक है। ये हम ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सब लेबर आ रही है, ठीक है। बिहार का लेबर या आंध्र प्रदेश का लेबर, असम का लेबर, सिक्किम का लेबर वो इतने खुशहाल नहीं है लेबर के पार्ट पे, ठीक है। पंजाब वाले लेबर ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ किसान ठीक है। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 500 रुपये ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰਾਓ, ਨਾਲੇ 500 ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, बिल्कुल। बट ऑन एवरेज जो इंडिया का ग्रोथ रेट है वो लेस देन 2% है 2010 से 2023 में। तो ये कमेटी ने रेकमेंड किया कि आप फार्मर लेबर की भी, फार्मिंग लेबर की भी वेलफेयर की बात करोगे, जिसमें कैसे फार्मिंग लेबर का वेलफेयर करना है, बाय प्रोवाइडिंग मिनिमम लिविंग वेज। हाँ, इसी के साथ में ही है कि फार्मिंग लेबर का सुधार कैसे हो, ठीक है। सिर्फ ऐसा बोलना कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मिंग लेबर बना दो, फार्मिंग लेबर वेलफेयर बना दो, वो नाम सिर्फ काफ़ी नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि हाँ कैसे फार्मिंग लेबर का सुधार करना है, बाय प्रोवाइडिंग मिनिमम लिविंग वेज, ठीक है। मिनिमम वेजेस, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कहते ये सारे वर्डिंग्स ख़त्म करो, एक मिनिमम लिविंग वेज होना चाहिए, ठीक है। आप कॉस्ट ऑफ लिविंग चेक करो पर डे के इंडिया की इकोनॉमी में पर डे कितना लिविंग कॉस्ट पड़ता है,
according to different areas, according to their different consumption pattern, according to their different nutrition capacity. आप लिविंग वेज चेक करो, उसके अकॉर्डिंग आप उनको मिनिमम लिविंग वेजेस प्रोवाइड करोगे, और उसका एक एक्ट पास होगा जो कि ये कहेगा कि हाँ जी हर साल कम से कम 10% के करीब तो लिविंग वेजेस में ग्रोथ होनी चाहिए, इफ़ एंड ओनली इफ द CPI इज इंक्रीज्ड बाय 5%. अगर हर साल CPI बढ़ता है 5% पर, तो लिविंग वेज में भी कम से कम हर साल 10% का इंक्रीज आना चाहिए. तो ये रिकमेंडेशन पार्लियामेंट्री कमेटी प्रोवाइड कर रही है. ठीक है. देन यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम. हाँ, जो डिमांड है फार्मर्स का, सेम डिमांड को रिकमेंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोवाइड कर रहे हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन. यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम सेम कि दो अब यहाँ पे हाँ एक पॉइंट में चेंज है, दैट यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस फॉर ऑल द फार्मर्स, इसमें लिख लीजिए यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस रिकमेंडेशंस है. हाँ जी, वो डिमांड्स ऑफ फार्मर्स है. हाँ, रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन कि यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करो. डिमांड भी है और ये उन्होंने रिकमेंडेशन भी दिया. रिकमेंडेशन किस तरीके से दे रहे हैं ये लिख लीजिए. यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस फॉर ऑल द फार्मर्स, यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस फॉर ऑल द फार्मर्स who have less than 2 hectares of land, 2 acres of land. ऑल इंडिया है ये, ऑल इंडिया. 2 acres. हाँ हाँ, हेक्टेयर्स होते हैं, 1 हेक्टेयर में रहता है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड. ठीक है. 1 एकड़ में ओके 1 हेक्टेयर में 1 लाख स्क्वायर फीट और 1 एकड़ में 43560 स्क्वायर फीट. ठीक है. तो रिकमेंडेशन है कि 2 एकर्स ऑफ जमीन है जिनके पास, उन फार्मर्स को यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दो. ठीक है. डिमांड है जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर है, उनको आप यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करो. ठीक है. हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में इंडिया में एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, किस नाम से? नहीं, आयुष्मान भारत तो एक समझ लो प्लेटफॉर्म का नाम है. स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. ठीक है. प्लेटफॉर्म वो आयुष्मान भारत प्लेटफॉर्म है. स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. ठीक है. जिसमें ऑल द एज्ड पीपल हु आर मोर देन 70 ईयर्स ऑफ एज, उनको अब चाहे वो लोअर क्लास ऑफ सेक्शन से, सोसाइटी से हैं, या मिडिल क्लास से हैं, या अपर क्लास से हैं, उनको 5 लाख रुपए का ईयरली मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है सरकार. ठीक है. वैसा ही कोई यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ऑल इंडिया लेवल पे प्रोवाइड किया जाए, यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस का नाम का बनाकर, ऐसे रेकमेंड कर रहे हैं पार्लियामेंट्री कमेटी. क्लियर? हाँ जी बोलिए. जी, ये रिकमेंडेशन है. कम अप्लाई करेंगे रिकमेंडेशन तो शायद मानी जाए. ज़्यादा ज़मीन पर उन्होंने डिमांड की है, शायद वो सरकार सीधा ही कैंसिल कर दे, इसलिए. ठीक है. कम ज़मीन शायद सरकार मान ले कि चलो ठीक है इतना का इंश्योरेंस कर देंगे, तो रिकमेंडेशन ये दिया कम ज़मीन पर. ठीक है. एंड लास्ट, इंक्रीज बजटरी एलोकेशंस ऑफ एग्रीकल्चर, इंक्रीज, last recommendation by the parliamentary committee, increase budgetary allocations by the central government
to at least 5% of the total budget. At least 5% of the total budget. अगर हम जैसे 2020-21 के बजट की बात करें, कोविड ईयर टाइम पीरियड की बात करें, कोविड ईयर टाइम पीरियड में बजट जो एलोकेट किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर को, वो टोटल बजट का था लगभग 3.6%। ठीक है, तो जिसके चलते हमने क्या देखा, 3.8% इंक्रीमेंट मिला, ज़्यादा इंक्रीमेंट मिला, अच्छी बात है। बट अब क्या हो रहा है, अब क्योंकि बजट का साइज बढ़ रहा है, जब ये बजट आया था 2020-21 में, इस बजट का वैल्यू कितना था, 30 लाख करोड़ के आसपास। तब तुम जो भी एलोकेशन करते थे वो बजट का 3.6% बनता था। अब हमारा इस साल का बजट ही, जैसे मैंने आपको बताया था बजट वाली क्लास में, 50 लाख करोड़ का है। इस साल के बजट का जो एग्रीकल्चर एलोकेशन है वो 1.83% ही है सिर्फ। ठीक है, एलोकेशन इन अमाउंट बड़े हैं, एलोकेशंस इन अमाउंट तो बड़े हैं, बट एज अ परसेंटेज ऑफ बजट कम हुए हैं। ठीक है, तो एज अ परसेंटेज ऑफ बजट भी एग्रीकल्चर एलोकेशन बढ़ते रहें हर साल, ऐसा रेकमेंड कर रहे हैं पार्लियामेंट्री कमेटी वाले कि कम से कम बजट का 5% तो एग्रीकल्चर को मिलना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली रिकमेंडेशन है, नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी रिकमेंडेशंस चलते हैं। हमारे पास एक एजुकेशन रिफॉर्म्स कमेटी आया था 1964 में, कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं उसको, DS कोठारी, डॉक्टर DS कोठारी। उन्होंने 1966 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया। तब उन्होंने रेकमेंड किया था कि एजुकेशन पर 6% ऑफ GDP का खर्चा हो, 6% ऑफ GDP। ठीक है, जो कि बजट का बनेगा कम से कम 17 से 18%। और अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट कितना खर्चा करते हैं बजट का एजुकेशन पर, लेस देन 1%, 1% से भी कम। ठीक है, और सच में चलो 6% ऑफ GDP छोड़ो, 6% ऑफ बजट ही अगर एजुकेशन पे खर्चा होने लग जाए, ठीक है, तो काफ़ी सुधार आ जाएगा एजुकेशन और स्किलिंग के मामले में। एजुकेशन और स्किलिंग का टोटल बजट 1.4% है टोटल आउटले का इस बार, इस साल के बजट में। एजुकेशन और स्किलिंग का दोनों का जोड़ के 1.4%, जो कि सिर्फ एजुकेशन का होना चाहिए 6% ऑफ बजट, और स्किलिंग का जोड़ के तो कम से कम 7 से 8% ऑफ बजट होना चाहिए। तो ये भी एक डिस्क्रिपेंसी वाली बात है कि एक तरफ से तो हम बोलते हैं कि सिर्फ हम इस सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं, बजट में तुमने उसको ऐसे चिल्लर प्रोवाइड किए। चलिए, नहीं ज़्यादा एलोकेशन होगी, वोट पैन हटोगी नहीं, ये नहीं, इसमें पॉइंट पता क्या है देखिए ये ना थियरी भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं और पब्लिक फाइनेंस में भी पढ़ते हैं कि जिस साल इलेक्शन होने होते हैं उस साल से एक साल पहले का बजट आता है बहुत बढ़िया और बहुत फुल फ्लेज बजट। ठीक है, 2022-23 में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा था, कितना था 2022-23 में कैपिटल एक्सपेंडिचर? वाह, कौन बोला ये? अरे 7.5 लाख करोड़। ठीक है, और 2023-24 में 10 लाख करोड़। जो आप बोल रहे हो जी वो 2024-25 का है, और अब 2025-26 का ही बजट आ गया। बहुत पीछे चल रहे हो आप पढ़ाई कर लो। ठीक है, तो देखिए एक ही साल में, क्योंकि अब इससे नेक्स्ट ईयर 24 में इलेक्शन थे, तो एक ही साल में बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर 33% बढ़ा दी इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह पर, क्योंकि जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा उतनी ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगी। ठीक है, तो हर बार ऐसा देखने को मिलता है कि इलेक्शन ईयर से जस्ट एक साल पहले का जो बजट है वो काफ़ी लंबा चौड़ा बजट आता है। ठीक है, तो उसमें जो आपका पॉइंट है कि हाँ अगर गवर्नमेंट एलोकेशन नहीं बढ़ाएगी, हाँ बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, फिर शायद
अंधभक्ति नहीं करेंगे, वो एक ठीक है। बट प्रेजेंटली गवर्नमेंट का जो भी एजेंडा है, एटलीस्ट एक फ़ायदा है स्टेबल गवर्नमेंट होने का कि गवर्नमेंट को पता है किस साल क्या करना है, किस साल किस तरीके से काम चल रहा है, ठीक है। और इतनी फील्डिंग भी उन्होंने मजबूत कर दी है कि हाँ एटलीस्ट अपने ही बंदे बैठे हर डिपार्टमेंट में, हर एरिया में, हर मिनिस्ट्री में, ठीक है। तो कोई बिल पास कराना है तो भी अपने बंदे बैठे हैं, बिल भी पास हो जाएंगे, ठीक है। कोई वर्क करवाना है वो भी अपने बंदे बैठे हैं, वर्क हो जाएगा। तो स्टेबल गवर्नमेंट का ये फ़ायदा है, ठीक है। मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा जी कि अच्छा कैंडिडेट है, बुरे कैंडिडेट हैं, वो तो चलो बात की बातें हैं, ठीक है। कि अगेंस्ट तो ये अकेले राहुल गांधी जी हैं, वो अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं, तो बीजेपी ही कंटिन्यूटी में रहेगी, ये वो। स्टेबल गवर्नमेंट का ये फ़ायदा है कि गवर्नमेंट को पता है, हाँ जी, कि अब लास्ट ईयर उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि विकसित भारत बनाएंगे 2047 तक। इस साल उन्होंने ये बता दिया कि कैसे विकसित भारत बनाना है। तो गवर्नमेंट को अपने एजेंडाज क्लियर हैं कि कौन से ईयर किस चीज़ की ज़्यादा नीड है, उस अकॉर्डिंग कैसे काम करना है, ठीक है। हाँ, अब इस साल थोड़ा सा स्यापा आ गया कि ट्रंप जी ने थोड़ी वर्किंग हिला दी इकॉनमी के ग्राउंड्स पर, ठीक है। और इसका भी एग्रीकल्चर के सेंस में थोड़ा ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है, बिकॉज ट्रंप जी ने ये मेजरली बोला है कि इंडिया अपने एग्रीकल्चर टैरिफ्स कम करे। इंडिया के एग्रीकल्चर टैरिफ्स जो हैं वो ऑन एवरेज जाते हैं 37% तक, और यूएस से बदले में जो एग्रीकल्चर टैरिफ लगाता है वो है लगभग 5%, ठीक है। और यूएसए ने जो हमें डरावा दिया है टैरिफ्स के नाम का, वो यही है रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब तुम जितना हम पे टैरिफ लगाओगे हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। तो अगर इंडिया वाले 37% टैरिफ लगाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडिया की मजबूरी है, ठीक है, कि इंडिया में फार्मिंग कम्युनिटी में आपकी वर्क फोर्स ज़्यादा लगी हुई है, तो हमें इंपोर्ट्स से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा हाई कस्टम ड्यूटीज चार्ज करनी पड़ती हैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के लिए, ठीक है। बट यूएसए अभी हमें ये डरा रहा है कि भाई तुम 37% टैक्स लगाते हो एग्रीकल्चर के केस में, तो मैं भी लगाना शुरू करूँगा। तो अब शायद इंडियन गवर्नमेंट को एक फोर्स्ड प्रेशर में आकर शायद एग्रीकल्चर टैरिफ्स कम करने पड़ जाएँ। अब एग्रीकल्चर टैरिफ्स अगर कम होते हैं तो बहुत इजीली फिर इंपोर्ट्स होंगे फॉरेन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो वो थोड़ा डोमेस्टिक फार्मर को तंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड में कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जैसा आज हमने पढ़ा पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंडेशंस का, तो आप इसमें वे फॉरवर्ड में ये मेंशन कर सकते हो कि जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं वो नहीं बात की पूरी पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशंस। जो शिपिंग चार्जेस डिसरप्शंस हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शंस हैं, ठीक है, जो शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही है, जो क्रूड ऑयल की कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, उनके लिए कोई बात नहीं हुई। मशीनरीज को गवर्नमेंट कैसे इंटरेस्ट फ्री या रेंट फ्री प्रोवाइड कर सकती है, या कैसे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स को गवर्नमेंट कैपिटल सब्सिडी देके प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। सरकार बोले कि भाई 10 फार्मर्स मिलके एक पैक्स बना लो, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो, ठीक है। ये स्मॉल फार्मर्स हैं या ये मार्जिनल फार्मर्स हैं, ये इतने कैपेबल नहीं हैं कि चलो ये कोई कंबाइन या ये कोई थ्रेशर या पैडी प्लांटर्स ये इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको क्या करो, एक पैक्स बना लो, तुम 10 लोग मिलके एक कंबाइन परचेज कर लो, हम तुम्हें 80% सब्सिडी देंगे कंबाइन परचेज करने में। ऐसी कोई रिकमेंडेशन देते तो वो शायद ज़्यादा बढ़िया रहती, ठीक है, रादर देन जो डिमांड्स हैं उन्हीं को तोड़ मोड़ के रिकमेंडेशन बना के पेश करती है, ठीक है। ऑलराइट, सो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? डन, ठीक है, थैंक यू।